हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज विशाल सर हियर। चलिए केमिस्ट्री की क्लास को हम आगे पढ़ते हैं। हम लोग विलेनों के अणुसंख्यक गुणधर्म को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको दो प्रकार के विलेनों के अणुसंख्यक गुणधर्म को बताया था, जिसमें से मैंने आपको पहला बताया था परासरण तथा परासरण दाब, और जो दूसरा नियम बताया था जिसका नाम था वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब के अवनमन में ही हमने राउल्ट का नियम पढ़ा, उससे संबंधित फॉर्मूले पढ़े। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है ये अणुसंख्यक गुणधर्म का तीसरा प्रकार है। अणुसंख्यक गुणधर्म का जो तीसरा प्रकार है जिसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, ये है हमारा अगला टॉपिक। इसी टॉपिक को पढ़ना है हमको, जिसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन। सबसे पहले हम यहां बात करें कि क्वथनांक क्या होता है, इसे जान लेते हैं। चलिए देखिए, क्वथनांक एक प्रकार का टेम्परेचर होता है, ताप होता है। छोटी कक्षाओं में आपको क्वथनांक की जो परिभाषा बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि किसी द्रव का वह ताप जिस ताप पर हमारा द्रव उबलना प्रारंभ करता है या वाष्प की अवस्था में आने लगता है, उसी ताप को हम लोग उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यहां जो हमको क्वथनांक की परिभाषा समझनी है या पढ़नी है, वो परिभाषा वाष्प दाब के पदों में पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वाष्प दाब के टर्म में हमारा क्वथनांक क्या होता है। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा को। क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप जिस ताप पर हमारे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को हम लोग उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, क्वथनांक किसे कहते हैं? किसी द्रव का वह ताप जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि क्वथनांक का उन्नयन होता क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उन्नयन की, तो उन्नयन का मतलब होता है कि वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। तो क्वथनांक का उन्नयन अर्थात क्वथनांक में कितनी वृद्धि होती है, किस कंडीशन पे? अणुसंख्यक गुणधर्म के कंडीशन पे। और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, मैंने इसको लेकर के कई बार आपको बताया है, एक बार फिर से देखिए। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल करके किसी विलायक में, शुद्ध विलायक में घोल करके कोई विलयन बनाया जाता है, तो वो विलयन चार प्रकार के गुणधर्म को रिप्रेजेंट करता है, जिन गुणधर्मों को हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उसी का हमारा ये अगला प्रकार है क्वथनांक का उन्नयन। बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है। चलिए इसकी परिभाषा को सबसे पहले हम देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है, तो उसका क्वथनांक जो होता है इसमें वृद्धि होती है। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, और उसके क्वथनांक में हुए वृद्धि को ही हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बात समझ में? ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, और क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा शुद्ध विलायक है उसका जो क्वथनांक है ये टीओ है। ये हमारे विलायक का क्वथनांक हो गया, विलायक का क्वथनांक ये कितना हो गया? टीओ। और हमारा जो विलयन है, इस विलयन का जो क्वथनांक है ये मान लेते हैं हम लोग टीएस है। तो क्वथनांक का जो उन्नयन होगा, जो वैल्यू के रूप में फाइंड आउट होगा, अच्छा, क्वथनांक के उन्नयन को हम लोग डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां टी का मतलब टेम्परेचर और बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आई? ठीक है, टी का मतलब टेम्परेचर और बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, उबलने वाला ताप। ठीक है, तो जो हमारा विलयन है, विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक का जो अंतर होता है, ये अंतर क्वथनांक के उन्नयन के बराबर आता है। बात समझ में? एक बार अगेन देखिए, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है
तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में हुए वृद्धि को ही हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यदि हमारा जो विलायक हो, इस विलायक का क्वथनांक TO तथा हमारा जो विलयन है, इस विलयन का क्वथनांक TS है, तो विलयन का क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक का जो अंतर आएगा, ये अंतर क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होगा। और क्वथनांक के उन्नयन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल्टा टीवी से। तो इसका फॉर्मूला बनता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू TS माइनस T0। बात समझ में? तो ये हो गया हमारा क्वथनांक का उन्नयन। अच्छा, क्वथनांक के उन्नयन से ही संबंधित हमें 2 से 3 परिभाषाएं और पढ़नी है, तो चलिए उनको देखते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या है, समझ में आया? क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन? जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो उसका जो क्वथनांक होता है, इसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, और क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है, ठीक है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा TB से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अब जो इसी से संबंधित, इसी टॉपिक से संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ये जो टॉपिक है ये क्वथनांक के उन्नयन से ही संबंधित है। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, चलिए देखिए ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक जो होता है, ये क्वथनांक के उन्नयन के दौरान ही रिप्रेजेंटेड एक वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्राम अणुक उन्नयन की हम लोग परिभाषा देखते हैं। देखिए, जब 100 ग्राम के शुद्ध विलायक में, बात पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम के शुद्ध विलायक में जब हम किसी अवाष्पशील या वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलते हैं, तो 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, उसी क्वथनांक के उन्नयन को ही हम लोग ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, एक बार लैंग्वेज फिर से देखिए। 100 ग्राम के शुद्ध विलायक में, यानी विलायक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 100 ग्राम। 100 ग्राम के शुद्ध विलायक में जब हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ या वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलते हैं, तो 1 मोल के घोलने पर हमारा जो विलयन बनता है, उसके जो क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही हम लोग ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, लैंग्वेज एक बार पुनः देखिए। जब हम 100 ग्राम के शुद्ध विलायक में, यानी विलायक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 100 ग्राम होनी चाहिए। जब हम 100 ग्राम के शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ या वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलते हैं, तो 1 मोल घोलने पर उसका जो क्वथनांक होता है, उसी क्वथनांक को ही हम लोग ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। और इसी से संबंधित जो हमारा दूसरा परिभाषा है वो ये है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। चलिए देखिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इसकी जो परिभाषा होती है। अच्छा, ये भी हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक जो होता है, ये हमारे क्वथनांक के उन्नयन से ही आता है, वहीं से ये रिलेट करता है। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि 1 किलोग्राम के विलायक में, यहां जो विलायक होना चाहिए कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का या वैद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर विलायक का जो क्वथनांक होता है या विलायक के क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, उसी उन्नयन को ही हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे अभी हम एक बार और पढ़ेंगे, जहां इनके फॉर्मूले का निगमन देखेंगे, फॉर्मूले का स्वरूप देखेंगे। इन दोनों की सहायता से ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक, अभी इसकी परिभाषा हम पुनः पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, और वहां इनकी परिभाषाओं से इनके फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले पर बहुत सारे न्यूमेरिकल उनको करेंगे। फिलहाल यहाँ थोड़े से नॉलेज के लिए जान लेते हैं कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। एक बार परिभाषा फिर से सुनिए। 1000 ग्राम
आप इसे 1000 ग्राम कह सकते हैं या 1 किलोग्राम कह सकते हैं। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम के विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ या वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलते हैं तो इस कंडीशन में विलायक का जो उन्नयन होता है उसी उन्नयन को ही हम लोग उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा क्वथनांक का उन्नयन और इससे संबंधित ये 2 परिभाषाएं। तो ये जो हमारा तीसरा प्रकार था ग्राम विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म का, ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है ये हमारा चौथा प्रकार है और लास्ट प्रकार है, जिसे हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन। ये हमारा चौथा अणुसंख्यक गुण है। ठीक है, जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो जो वो 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म को व्यक्त करता है, ये हमारा चौथा प्रकार है। इस चौथे प्रकार की तरह से हम परिभाषा सुनते हैं, लेकिन परिभाषा सुनने से पहले इन वर्डों का मतलब समझ लेते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। देखिए, हिमांक का अवनमन, बात करें अगर हम हिमांक की, तो हिमांक जो होता है ये एक प्रकार का टेम्परेचर होता है, एक ताप होता है। ताप, यहां जो हम इसकी हिमांक के टेम्परेचर की जो परिभाषा पढ़ने वाले हैं वो ये होती है कि जब हम किसी द्रव का, कोई द्रव आपने ले लिया, लिक्विड ले लिया, इस द्रव का वह ताप जिस ताप पर इसी द्रव का जो ठोस अवस्था हो, इस द्रव का वह ताप जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब घट करके इसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को ही हम लोग उस द्रव का हिमांक कहते हैं। बात समझ भाई? ठीक है, हिमांक क्या होता है? हिमांक एक प्रकार का टेम्परेचर होता है। कैसा टेम्परेचर होता है? किसी द्रव का वह ताप जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब घट करके उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो हिमांक की परिभाषा क्या है, क्लियरली समझ में आया? अब हम देखेंगे कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। बात करें अगर हम अवनमन वर्ड की, तो इसका मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, यानी जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो उसका जो हिमांक होता है ये कम होता है। कैसे कमी होती है, किस रूप में होती है, उसी टॉपिक के विषय में हमें जानना है, पढ़ना है। बात समझ में? ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे? हिमांक का अवनमन। हिमांक क्या है आपको परिभाषा बताई गई। अभी हम पढ़ते हैं हिमांक का अवनमन क्या होता है। चलिए देखते हैं कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। हिमांक के अवनमन की परिभाषा ये होती है, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो उसके जो हिमांक होती है, इसके हिमांक में कमी होती है, और हिमांक में जितनी कमी होती है, हिमांक में हुए कमी को ही हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। बात समझ में? ठीक है, लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। किसी शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके हिमांक में कमी आती है, और हिमांक में हुए कमी को ही हम लोग उसका हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्लियर है परिभाषा? ठीक है, और हिमांक का ये जो अवनमन होता है, इसको जरा देखें। हिमांक मान लेते हैं हमारा जो विलायक है, शुद्ध विलायक का हिमांक TO है, तथा जो हमारा विलयन है, इस विलयन का हिमांक TS है। तो शुद्ध विलायक का हिमांक तथा विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है, इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक के अवनमन के बराबर इसकी वैल्यू आती है, इन दोनों के अंतरों का मान आता है। अब जरा देखिए, हिमांक का जो अवनमन होता है इसे हम लोग डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। T का मतलब टेम्परेचर, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में हिमांक कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिमांक का अवनमन। बात समझ में आई? ठीक है, हिमांक का अवनमन क्या होता है, परिभाषा एक बार फिर से देखिए। जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में घोल करके विलयन बनाते हैं तो विलयन के बनते ही उसका जो हिमांक होता है उसके हिमांक में कमी आती है, और विलयन के हिमांक में यही जो कमी आ रही है, इसी कमी को ही हम लोग उस विलयन के हिमांक का अवनमन कहते हैं। बात समझ में? और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमारा शुद्ध विलायक जिसका हिमांक TO हो तथा विलयन का हिमांक TS है, तो शुद्ध विलायक
के हिमांक तथा विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है, इसी अंतर को ही हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। तो इसके बाद 2 से 3 टॉपिक हमें और पढ़ने हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। इस टॉपिक में आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा, हम एक बार अगेन इसे आपको समझा देंगे। टॉपिक को आप 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट में हमें बताइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।